तो दोस्तों जब भी आप कोई फसल लगाते हैं तो आपको ज़मीन की तैयारी करनी पड़ती है। तो ज़मीन की तैयारी में सबसे पहले आप प्लाऊ करें, 1 से 2 प्लाऊ आप कर सकते हैं। आप इसके बाद ज़मीन को समतलीकरण करें कल्टीवेटर की सहायता से, और इसके बाद जल निकासी की व्यवस्था आपको बनानी पड़ेगी। जल निकासी की व्यवस्था खासकर बरसात के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और गर्मियों के समय के लिए भी तब महत्वपूर्ण वो हो जाती है जबकि आप उसी बेड पर दोबारा अभी गर्मी के समय पर टमाटर लेंगे और उसके बाद फिर आप जब दोबारा अगर उसमें गर्मी की फसल में कोई और फसल लेना चाहते हैं तो फिर आपको जल निकासी की व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो ये रहा पहला पॉइंट हमारा। दूसरे पॉइंट की यदि हम देखें तो इसमें बेसल खाद पे डालनी पड़ती है। तो बेसल खाद डालने का तरीका ये होता है कि जब भी आप बेड बनाते हैं तो एक बार पहले आप सिंगल रेजर चलाते हैं उसमें और बीच में उसमें नाली बन जाती है। तो जब भी आप बेड बनाते हैं तो बेड बनाने के पहले आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बेसल खाद और गोबर खाद ये आपको जरूर डालना है। तो बेसल खाद में यदि हम देखें तो डीएपी की जो मात्रा है वो 50 kg, वहीं एमओपी की मात्रा 25 kg, सागार का जो कि इको कंपनी की आती है सीवीड होता है उसमें उसकी जो मात्रा है वो आप 10 kg ले सकते हैं। और इसके साथ में आप चाहे तो रिजेंट पाउडर को भी डाल सकते हैं 3 से लेकर 5 kg तक, जिससे जड़ संबंधी जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो हमारे समाप्त हो जाते हैं। तो इसके साथ में आपको सल्फर भी लेना पड़ेगा। सल्फर की जो मात्रा, सल्फर बेंजोएट की मात्रा 5 kg से लेकर 10 kg तक आप इसमें डाल सकते हैं। तो ये रहा आपका बेसल खाद। रही बात गोबर खाद की, तो गोबर खाद में आपको बता दूं कि आपको कम से कम 2 से 3 टाली आपको डालनी पड़ेगी बेड के ऊपर। ठीक है, बेड के ऊपर ही आपको डालना है, पूरे खेत पर आपको बेचने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। अब दूसरा पॉइंट है दोस्तों बेड निर्माण। बेड निर्माण में सीधी सी बात है, रेजर आपने चलाया है उसमें बेसल खाद भी आपने डाल दी है। बेसल खाद डालने के बाद आपको एक बार फिर से रेजर चलाना होता है और रेजर चलाने के बाद फिर उस पर ड्रिप लाइन आपको बिछानी होती है। ड्रिप लाइन बिछाने के बाद आपको मल्चिंग करनी होती है। तो बात ये आती है यहाँ पर कि आपको जो बेड आप बनाने वाले हैं उसकी जो चौड़ाई है वो कितनी होनी चाहिए। आज के समय पर यदि हम देखें तो जो बेड की चौड़ाई है वो आपको ज़्यादा ही रखनी चाहिए, जैसे 5 फीट कम से कम होनी चाहिए टमाटर पर, और वहीं अधिकतम 8 फीट आप रख सकते हैं। तो काफ़ी किसान भाई हमारे 8 फीट पर शिफ्ट हो चुके हैं अभी, तो उसके काफ़ी फायदे भी देखने को हमें मिल रहे हैं। 5 फीट पर यदि हम देखें तो हमें लगभग 1 एकड़ पर लगभग 35 के लगभग बेड आपकी बन जाती है, 200 फीट लंबी आपकी। ठीक है, 8 फीट पर वहीं कम बनती है। तो जब आप 8 फीट पर शिफ्ट होते हैं तो आपको मल्चिंग भी कम लगती है, पौधों की संख्या भी कम लगती है। अगर हम मल्चिंग की बात करें तो मल्चिंग आपको यदि आप 5 फीट पर लेने वाले हैं 5 साढ़े 5 फीट में, तो आपको 6 बंडल लगते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से 400 मीटर वाले। और वहीं यदि आप 8 फीट लेते हैं तो आपको लगभग 4 बंडल के लगभग में आपका काम हो जाता है। अब इसमें एक बात और आती है कि आपको मल्चिंग जो इस्तेमाल करनी है वो कितने माइक्रोन की करनी है। तो मल्चिंग जहाँ तक है तो 20 माइक्रोन और 30 माइक्रोन यहाँ तक हम इस्तेमाल करते हैं। तो यदि आपको सिंगल फसल लेनी है सिर्फ टमाटर बस की गर्मी के समय पर, तो आप फिर 20 माइक्रोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं यदि आप एक फसल और लेना चाहते हैं बरसात के समय पर, तो आपको फिर 25 या 30 माइक्रोन का इस्तेमाल करना चाहिए। रेट की यदि हम बात करें तो जो 20 माइक्रोन की मल्चिंग है वो आपको लगभग 2200 रुपये प्रति बंडल के हिसाब से 400 मीटर मिलेगा। और वहीं अगर हम 25 माइक्रोन की बात करें तो लगभग 2200-2300 रुपये, और 30 माइक्रोन की बात करें तो 2600-2700 से लेकर 3000 रुपये प्रति बंडल तक 400 मीटर के आपको मिल सकते हैं। यह कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब रही बात पौधों की संख्या की, कि जब आप 5 फीट पर लगाते हैं पौधे तो आपको जो पौधों की संख्या है वो लगभग 7500 से लेकर 8000 तक आपको लगती है। 10% आपको एक्स्ट्रा काउंट करके चलना पड़ता है। वहीं यदि हम 8 फीट की बात करें तो 8 फीट पर हमें जो पौधे हैं वो लगभग 5500 से लेकर 6000 तक लगेंगे। जैसे पौधे की जो दूरी है वो 1 फीट ही रखनी है। यह बात आपको क्लियर हो चुकी है। इसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट होता है हमारा रोपाई। रोपाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो रोपाई के लिए सबसे बड़ी बात तो यह है कि नर्सरी जहाँ से भी आप मंगवाते हैं तो वह अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, उसमें ग्रीनेस होनी चाहिए, ज़्यादा हाइट नहीं होनी चाहिए, उसका जो तना है वो पतला नहीं होना चाहिए, उसका तना जो है स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अधिकतर हम जो कत्थई कलर देखते हैं, लाल कलर का हमारा तना हो जाता है, तो हम मान के चलते हैं कि टमाटर का जो नर्सरी वो बढ़िया है। इसके बाद जब भी आप नर्सरी लाते हैं तो उसको आपको हार्डनिंग उसकी करनी पड़ती है। हार्डनिंग से मतलब होता है कि पौधा नर्सरी पर जो होता है तो वह एक ऐसे कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ पर सारी चीज़ें उसे हाथ पर मिलती हैं। हाथ पर मतलब है कि धूप उसे जितनी चाहिए उतनी ही मिलती है, पानी जितना चाहिए उसको उतना ही मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कंट्रोल एनवायरनमेंट में होती हैं। लेकिन जब हम उसे डायरेक्ट सीधे खेत पर लगाते हैं तो समस्या ये आती है कि पौधा स्टेज पे आ जाता है तुरंत। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, आप ट्रे को पहले धूप पर रखें और हल्की ठंडी भी उसको देने दें, यानी कि उसको जो खेत पर जो वातावरण मिलने वाला है आपको ट्रे पर पहले 2 दिन कम से कम उसको दे देना चाहिए। इसके बाद फिर आप टीपी उसकी कर सकते हैं। टीपी करने के पहले सावधानी ये बरतनी है कि आपको इस एक स्प्रे कम से कम लेना है।
एक स्प्रे किस चीज़ का लेना है आपको, एक तो इंसेक्टिसाइड का लेना पड़ेगा और एक फंगिसाइड का लेना पड़ेगा, क्योंकि हम पहले शुरुआती 5 से 6 दिनों तक कोई भी स्प्रे नहीं लेंगे। इसलिए हमें पौधे को डायरेक्ट जो है जब खुले खेत पर लगाते हैं तो जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं वो काफ़ी परेशान करते हैं, पौधे को डैमेज भी करते हैं। इसके कारण हमें एक स्प्रे लेना पड़ता है। तो पहले स्प्रे हम क्या लेंगे, एक रेडोमिल गोल्ड का लेंगे और एक हम लेंगे इमिडाक्लोपिड का। ये दोनों स्प्रे पर्याप्त हैं आपके शुरुआती दिनों के लिए। इनकी जो मात्रा है वह एक पाउच रेडोमिल गोल्ड का आपको 1 पंप 20 लीटर पर डालना होगा, और वहीं इमिडाक्लोपिड की जो मात्रा है आपको 10 ml प्रति 20 लीटर पानी के लिए पर्याप्त आपका हो जाता है। आप स्प्रे कर दें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि दवा का जो स्प्रे है बहुत ही कम करना है आपको, ठीक है। ये नहीं कि आपने 1 पंप दवा बना ली है और पूरे आपको खत्म करना है, ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। दवा बच जाए लेकिन पौधे पर आपको ज़्यादा दवा का स्प्रे नहीं करना। तो टमाटर की खेती सीरीज का यह फर्स्ट पार्ट है। आपको सेकंड पार्ट की आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स पर सेकंड पार्ट जरूर लिखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चौथा पॉइंट है हमारा ड्रिंचिंग। पहले जो ड्रिंचिंग होंगी हमारी वह होंगी जैविक। यदि हो सके संभव तो आपको जैविक ही करना चाहिए। तो जैविक में हम क्या लेंगे, जैविक हम एक फंगिसाइड लेंगे, तो उसमें ट्राइकोडर्मा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम एनपीके कंसोर्टिया यानी कि एनपीके की जो बैक्टीरिया होते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं ड्रिंचिंग पर पहले। यदि आप रासायनिक ड्रिंचिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको रेडोमिल गोल्ड की मात्रा लेनी पड़ेगी, जिसमें कि मेटलेक्सी प्लस मैनकोजेब होता है, तो उससे आपका फंगस से जितने भी रोग हैं वो समाप्त हो जाते हैं। दूसरा आपको 19-19 लेना है। 19-19 की मात्रा आपको 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से, और वहीं रेडोमिल की मात्रा आधा kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको लेनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आप उसमें होमिक एसिड भी ले सकते हैं। होमिक एसिड की जो मात्रा है आप 400 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। तो दूसरी ड्रिंचिंग हम जो लेंगे वह लगभग 12 से लेकर 15 दिनों तक इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जो पहली ड्रिंचिंग रहेगी उसका जो सही समय है वो 6 से लेकर 8 दिनों तक, जब हम रुपाई करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो दूसरी ड्रिंचिंग हम लेंगे 19-19 की जो मात्रा है वो 1 kg। उसके साथ में हम लेंगे क्या, नेचरडीप 100 ग्राम। इसमें क्या होता है, माइक्रोराइजा होता है, किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं। इसके अलावा उसके साथ में हम इमिडाक्लोपिड लेंगे 1 लीटर। इमिडाक्लोपिड एक सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड है। इससे क्या होता है कि जो रोग आने वाले होते हैं शुरुआती अवस्था पर, जैसे लीक माइनर वगैरह, उनसे हमें काफ़ी हद तक राहत मिल जाती है। आपका बजट अच्छा हो तो आप जो है वॉल्यूम फ्लेक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि सिंजेंटा कंपनी की आती है। इसकी जो मात्रा है आप जो है 100 ml से लेकर 200 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं प्रति एकड़ के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारी 2 ड्रिंचिंग भी हो गई। अब हम जानते हैं हमारे 5वें पॉइंट को। 5वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस पर हम पहला स्प्रे जो लेने वाले हैं उसके हम बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों, यदि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल में यदि पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला स्प्रे बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह लेंगे हम 8 से 10 दिनों के बाद रुपाई की। हम इसलिए लेंगे इसको 8 से 10 दिनों बाद क्योंकि हमने जो पहला स्प्रे किया था, इसके पहले भी कोई स्प्रे किया था हमने, कौन सा, वो किया था हमने नर्सरी पर, जो ट्रे थी उस पर ऊपर हमने स्प्रे किया था रेडोमिल गोल्ड का और इमिडाक्लोपिड का। अब हम स्प्रे करेंगे फर्स्ट वाला क्या, हम उसके लिए इस्तेमाल करेंगे रेडोमिल गोल्ड का ही। पहली बार हम रेडोमिल गोल्ड का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो डोको का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेडोमिल का इस्तेमाल करेंगे हम, और उसके साथ हम एक्ट्रा यानी कि थाइमाथक्सन 25% WG फार का जो आता है, सिंजेंटा कंपनी का था, किसी और कंपनी का भी ले सकते हैं, उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो रेडोमिल की मात्रा है वह प्रति पाउच 1 पंप पर, और जो थाइमाथक्सन उसकी जो मात्रा है वो 15 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। तो आप देखेंगे कि शुरुआती अवस्था पर जो इंसेक्ट वगैरह परेशान करते हैं, जैसे माहो है, ठीक है, थोड़ा बहुत वाइट फ्लाई है, थ्रिप्स है, ये हमारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। और इसके साथ में आप चाहें तो 19-19 की मात्रा 50 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप ले सकते हैं 20 लीटर पानी के लिए। तो ये हमने आपको स्प्रे भी बता दिए, ड्रिंचिंग भी बता दिए, आपको रुपाई कैसी करनी है वो भी आपको बता दिया, बीसल खाद बता दी, जमीन की तैयारी बता दी, बेड के बारे में बता दिया, आपको मल्चिंग के बारे में भी आपको हमने इस वीडियो पर बता दिया। यदि यह जानकारी को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।